अभी की जो हमारी जो बातचीत है, अभी की जो क्लास है, उसमें हम लोग ये सारे क्वेश्चंस लेंगे, जिससे हमारा ये एजेंडा पूरा हो जाए कि बीपीएससी का प्री यानी पीटी, मेंस और इंटरव्यू तक का जो स्ट्रेटजी है वो ढंग से बन जाए। ठीक है। इसके अलावा जो भी और सवाल है, बिहार टीचर से संबंधित सवाल हो गया या और भी कोई सवाल है, तो उसको पूछने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, पूछना चाहिए सवाल। असल मामला ये है कि कैरियर जो है वो बनना चाहिए, और कैरियर अगर बनाना है अगर सरकारी सेवा में, तो उसके लिए जो है ना सोच और अपने विचार वो उसी के अकॉर्डिंग ढालने पड़ेंगे। सबसे पहले कि बहुत सारे जो छात्र मिलते हैं, अभ्यर्थी मिलते हैं, वो तो बनना चाहते हैं अधिकारी, लेकिन उनकी जो सोच होती है वो बिल्कुल डिफरेंट तरह की होती है। मतलब वो चाहते नहीं है दरअसल कोई अधिकारी या कोई जॉब करना। ठीक है। जैसे सबसे पहले देखें तो कोई भी जो कंपटीशन की तैयारी होती है, ये उसमें उतावलापन जो है ना वो होना कहीं से भी ठीक नहीं है। अगर कोई उतावला है तो उससे एग्जामिनेशन निकलना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत सिंपल सोच रखना ज़्यादा सही है, जहाँ तक मेरा सोचना है। और सबसे बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण फेज है वो पीटी है, सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि पीटी निकलेगा तभी तो मेंस तक आएंगे। अगर पीटी नहीं निकला तो फिर मेंस और इंटरव्यू का तो सवाल ही ख़त्म हो जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण फेज मैं इसको मानता हूँ, कोई माने या ना माने, मैं इसको मानता हूँ। दूसरी बात है कि पीटी और मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं होती है, पीटी के साथ साथ ही मेंस की तैयारी होती है। पीटी और मेंस क्या है, एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। और वो क्या, देखिए कोचिंग वाले जो हैं, जैसे पटना में या दिल्ली में जो कोचिंग खोल के बैठे हैं, उनकी मजबूरी है। वो पीटी के लिए 10 या 15,000, मुझे याद नहीं है, 10-15 तो कॉमन कोचिंग, और कहीं पे 25,000 और प्लस भी चार्ज करते हैं। और पीटी प्लस मेंस का पैकेज है ना वो 50,000 एंड मोर वो चार्ज करते हैं। तो कोचिंग की अपनी मजबूरी है ना। कोचिंग में बहुत सारे लोगों ने अपना ब्लैक का पैसा वाइट करने के लिए लगाया हुआ है, एक बार मोटा पैसा लगाया, और अगर कोचिंग में अगर 2,000 बच्चे पढ़ते हैं और उसमें से 20 का सिलेक्शन हो जाता है, तो कोचिंग कभी अपना परसेंटेज नहीं बताएगा कि 2,000 बच्चे हमारे पास पढ़ रहे थे जिसमें से 20 का सिलेक्शन हुआ। लाखों बच्चे पढ़ते हैं कोचिंग्स में और कुछ सैकड़ों में सिलेक्शन होता है। जो सैकड़ों में सिलेक्शन होता है उसी का वो बार बार पेपर में फ़ोटो छापते रहते हैं। तो कोचिंग जो है वो तो एक टकसाल है उनके मालिकों के लिए, वो पैसा छापने की मशीन है। तो जहाँ तक बात रहे पीटी और मेंस की, तो कोई भी व्यक्ति चाहे तो बहुत आराम से अपने घर में बैठ के एक अच्छी स्ट्रेटजी बना करके पीटी, मेंस वगैरह को और इंटरव्यू को भी क्वालिफाई करके अधिकारी बन सकता है। लेकिन कई लोग होते हैं जिनके मोटिवेशन की कमी हो जाती है। कई बार मोटिवेशन में कई बार होता है, जब तैयारी करते हैं ना कई बार छात्र, तो उनका मोटिवेशन इस तरह से जाता है, कई बार इतना हाई रहेगा, कई बार होगा एकदम लो आ जाएगा, कई बार हाई रहेगा एक बार लो आ जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर लोग कांस्टेंट सोचते हैं ना, जैसे एकदम कांस्टेंट रखते हैं ना, या हल्का हल्का बढ़ाते रहेंगे ना, तो यहाँ सक्सेस का ज़्यादा चांस होता है। ठीक है। तो यहीं पर एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है, एक शिक्षक की ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरी नहीं है कि शिक्षक खूब ज़्यादा टैलेंटेड हो, थोड़ा एक्सपीरियंस टीचर है ना तो भी हमारा काम जो है उसमें चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीपीएससी जो भी एग्ज़ाम लेती है, जैसा भी एग्ज़ाम लेती है, उसमें क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है उसको बीपीएससी ने बिल्कुल भी नहीं बदला है। देखा जाए तो जो भी एग्जामिनेशंस है, विगत में 10 साल से प्लस से मैं बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर रहा हूँ, और मैंने निकाला भी है। बीपीएससी के ज़रिए ही मैं सेवा में हूँ, बीपीएससी के ज़रिए में। ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले पीटी का फेज है, पीटी में लिमिटेड क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन की संख्या 3 से 4,000 से ज़्यादा है, और एक दिन में कोई भी विद्यार्थी चाहे तो 3 से 4,000 क्वेश्चन को, 1,000 क्वेश्चन को एक दिन में वो आराम से पढ़ के घोट सकता है। तो मैंने उसका तरीका पहले ही बताया हुआ है। ठीक है ना, कि सब खराब कैसे होते हैं, है ना। लड़का लड़की का चक्कर सबसे बेकार मैं इसको मानता हूँ। क्योंकि ये हमेशा ना कैरियर को नीचे लेके जाता है। खास करके नाइट कॉलिंग होती है ना, वो बर्बाद कर देती है चीज़ों को। नाइट होती है सोने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। जो रात में पढ़ते हैं उनकी कहानी अलग है, रात में पढ़ते हैं। तो कई लोग होते हैं ना मॉर्निंग बर्ड होते हैं, जो सुबह में उनको ज़्यादा समझ में आता है। कई लोग नाइट बर्ड होते हैं कि रात में जो पढ़ते हैं उनको ज़्यादा समझ में आता है। तो खुद को ही देखना है कि वो मॉर्निंग बर्ड है या नाइट बर्ड है। फिर भी हर हाल में मैं ये समझता हूँ कि अगर मॉर्निंग बर्ड है तो 4 AM में उठना बेस्ट है, और अगर नाइट बर्ड हैं तो भी जो है ना 7 AM तक उठ जाना एकदम समझदारी वाला काम है। क्योंकि अगर लोग ज़्यादातर अगर जगे रहेंगे ना दिन में, तो एग्जामिनेशन जो होता है कितने बजे से होता है,
10 बजे से हो जाएगा या 12 बजे से होगा, ठीक है। रेयर कंडीशन में 8 बजे से भी होगा। दिन के वक्त ही एग्ज़ाम होगा, रात में होने के चांसेस बहुत कम है। तो जो लोग दिन के वक्त सारा दिन सोते हुए गुजारते हैं उन छात्रों को मैं अच्छा नहीं मानता, क्योंकि इनकी बॉडी क्लॉक होती है एक। बॉडी क्लॉक के बारे में जानते हैं सब लोग? बॉडी क्लॉक का जानते हैं कि नहीं? बॉडी क्लॉक नहीं पता है? अभी हाल फिलहाल बॉडी क्लॉक को लेकर के एक रिसर्च हुआ था और उसमें जो साइंटिस्ट हैं, 2 या 3 साल पहले की बात होगी, बॉडी क्लॉक की खोज करने के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो बॉडी क्लॉक है ना, हमारे शरीर में घड़ियां हैं, उस घड़ियों के अनुसार से हमारा शरीर जो है वो चलता है। कोई आदमी बीमार होता है तो उसको बॉडी क्लॉक के अनुसार से अगर उसको भोजन मिल जाए वो बीमार नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह छात्र हैं, वो अपनी बॉडी क्लॉक के अनुसार से चलेंगे, उनको ज़्यादा समझ में आएगा। उनको खुद पता करना होगा कि किस टाइम वो खुद को ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। तो जो समय उनका ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने का है उस समय को वो किस में देंगे? स्टडी में देंगे। कुछ ऐसे टाइम होंगे जिस समय उनका मन काफ़ी डाउन होता है, मूड काफ़ी स्विंग होता है, नीचे डाउन होता है। तो वो जो डाउन होता है उस टाइम को कहाँ खर्च करेंगे? आराम करने में या कोई और जगह पे जहाँ पे अपने मूड को क्या करें, वापस से सही कर लें। तो बॉडी क्लॉक को पहचानना है पहले कि हमारी बॉडी क्लॉक क्या कहती है, ठीक है ना। तो अब जो लोग जो है ना दिन में सोते रहते हैं उनकी बॉडी क्लॉक गड़बड़ हो जाती है, सेट हो जाती है दिन रात के हिसाब से। अब दिन में एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो उनका पहले ही से मूड काफ़ी डाउन रहेगा। और एग्जामिनेशन से पहले ना भरपूर नींद लेके ही एग्ज़ाम देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जैसे पीटी का जो लोग एग्ज़ाम देते हैं उनको नींद पूरी लेनी चाहिए, ठीक है। नींद में उनके कोई समझौता नहीं करना चाहिए उनको, और खूब स्टडी करना चाहिए। एक दिन में 1000 पेपर, मैंने कल तरीका बताया था कि वो बुक उठाना है, मैंने जो बताया है बुक उसको उठा लेना है। उस बुक को उठा करके देख लेना है कि 1000 क्वेश्चन कहाँ तक पहुँचेगा। एक दिन में 1000 क्वेश्चन जो है उसको उठा लेना है, उतने पेजेस को, और पढ़ना है। एक बार पढ़ना है कि भाई कितना क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको पूरा अप्लाई करके पढ़ना है कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसी को कॉपी में लिखना है, और वही शाम तक, रात तक लिख ही लेना है उसको। हर हाल में लिखने का टाइम फिक्स कर सकते हैं, शाम 7 बजे से लेकर 10 बजे तक तो वो क्वेश्चन को लिखना है। 1000 क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, जो नहीं आ रहा है उसको एक टॉपिक उठाया, जैसे हिस्ट्री का उठाया, ज़्यादा प्रश्न आते हैं, साइंस का उठाया, ज़्यादा प्रश्न आते हैं उससे, और वहाँ से जो है ना प्रश्नों को लिखा 7 से 10, 3 घंटे में। 3 घंटे में जो लिखा ना, हाथ रुकने नहीं चाहिए फिजूल के, ठीक है। फिर कुछ सेक्शन को पूरा कर लेना समझदारी है, ठीक। कई एक टीचर रखा था मैंने जिन्होंने एक बार बोल दिया था कि बीपीएससी में मैथ का क्या काम। गलत है, कॉन्सेप्ट है। बीपीएससी में मैथ ज़रूरी है। मैथ खास करके हम लोग देखते हैं कि जीएस पेपर 1 होता है ना, जीएस 1 पीटी में है ना, पीटी में मात्र 10 मार्क्स का होता है, मैथ रीजनिंग मिला के मात्र 10 मार्क्स, ठीक है। ये फिक्स है, ये आएगा। जीएस 1 में क्या होता है कि जीएस 1 में स्टैट का पोर्शन है, स्टैट का, तो ये 72 नंबर का होता है, 72 मार्क्स का होता है, 72 मार्क्स का होता है, 72 मार्क्स का है ये, ठीक है। तो 72 नंबर छोड़े नहीं जा सकते, इसी से सब कुछ होता है। और पीटी का जो 10 नंबर है ना, 10 मार्क्स, वो भी छोड़ना समझदारी नहीं है, क्योंकि बहुत आराम से बन जाता है। कुछ लिमिटेड चैप्टर्स होते हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, ठीक है, परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा हम लोग देखते हैं पाई चार्ट, बाई चार्ट, स्टैट में यही सब है, पाई चार्ट, बार चार्ट, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट इसके अगर अच्छे से क्लियर है और थोड़ी प्रैक्टिस भी है। प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बोला है कि कौन सी बुक प्रेफर करें, तो उस बुक से अगर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत आराम से जो है स्टैट जो है उसके ऊपर तो कमांड होगा ही। ये मेंस का पेपर तैयार हो जाएगा समय से बहुत पहले, तो अनावश्यक 72 नंबर का दबाव खत्म होगा जो जीएस 1 में आता है। और दूसरा पीटी जो है ना, पीटी, ठीक है, पीटी के 10 में से आराम से 8 से 9 नंबर आराम से निकल जाएंगे, तो ये एक्स्ट्रा है, बोनस है ये। तो मैथ ज़रूरी है, हमेशा ज़रूरी था। मैथ के बिना जो है ना बीपीएससी नहीं निकाला जा सकता। दूसरा है, कई टीचर बोलते हैं कि इंग्लिश है ना, इंग्लिश के में बीपीएससी में इंग्लिश का कोई काम नहीं, ये भी गलत है। जैसा इंग्लिश है, इंग्लिश की भी ज़रूरत है, ठीक है ना। इंग्लिश की ज़रूरत कहाँ है? जैसे इंटरव्यू में गए, ठीक है, एक इंटरव्यू में गए तो वहाँ पर क्या होता है ना, इंटरव्यू में जो लोग होंगे, जो आईएएस होंगे, और दूसरे स्टेट के भी हो सकते हैं, और भी इशू हो सकता है, तो वो लोग जो एग्ज़ाम लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, उसमें भले हम हिंदी में
छात्र उसका जवाब दे दे, लेकिन वो जो है ना अंग्रेजी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमेशा ही, और वो बहुत आसान है। ये सब सीखना बहुत मतलब दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आता तो पार्डन करके दोबारा भी पूछे जा सकता है। तो ये है ना, इसमें कोई बहादुरी नहीं है कि आपने पीटी निकाल लिया, इसमें भी कोई बहादुरी नहीं है कि आपने मेंस निकाल लिया। पीटी मेंस निकालने को मैं बहादुरी नहीं समझता। बहादुरी ये है कि आप मेरिट लिस्ट में कहीं अपने आप को देख पाते हैं, कहीं पर कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, खूब प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछने से घबराना नहीं है, हिचकना नहीं है। ठीक है, कि प्रश्न क्या है, कैसे है, पूछिए, प्रश्न पूछिए कोई सा भी। ठीक है, जैसे नेगेटिव मार्क है, नेगेटिव मार्किंग को कैसे अटैम्प्ट करना है, ये भी अपना एक तरीका होता है। एक तरीका के नेगेटिव मार्किंग में जैसे 4 ऑप्शन है नेगेटिव मार्किंग के, जैसे A B C D, एक ऑप्शन और लेते हैं E। ठीक है ना, अगर ये वाला ऑप्शन आपको पता है नहीं होगा, ये ऑप्शन पता है नहीं होगा, ठीक है, तो 1/3 चांसेस है कि आप सही उत्तर दे पाएंगे। अगर ये भी अगर एलिमिनेट कर पाए तो 50-50 चांसेस है, ठीक है, कि सही उत्तर आ जाएगा। तो जहाँ 50-50 चांसेस है उसको जरूर अटैम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि आधा चांस है ना सही होगा। कटेगा भी तो कितना कटेगा, 1/4 नंबर कटेगा, आएगा तो क्या 1 नंबर पूरा आएगा। तो आपने 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, 2 सही हो गए तो 2 मार्क्स आ गए, 2 कट गए तो कितना 0.5 नंबर कटा ना, आधा नंबर है ना। तो ये है, अटैम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग है तो जो आता है उसी को अटैम्प्ट करना है, एलिमिनेट करना आना चाहिए। क्वेश्चन जो है ना, कभी भी एग्जामिनर ऐसे चलता, अब बताते हैं इसका फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। मैंने बहुत एग्ज़ाम दिए, खूब सारे एग्ज़ाम्स दिए, ऐसे एग्ज़ाम्स भी दिए जिसमें मुझे जॉब नहीं करनी थी, और एग्ज़ाम को मैंने निकाला, और एग्ज़ाम निकालने के बाद मैंने फिर उसको छोड़ दिया। ठीक है, मुझे देखना था कि एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे होता है, ताकि मुझे अपने मैं जो बताऊं, कभी सलाह दूं छात्रों को, तो मैं सही तरीके से बताऊं। इससे पहले मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में 10 साल पढ़ाया, तो वहाँ 2000 बच्चों का मैंने प्लेसमेंट करवाने में बहुत अहम रोल निभाया। उसमें तो बहुत सारे हमारे साथी थे, मैं अकेला नहीं था, 16 लोगों की टीम थी, जिसमें हमारे कई साथी को मैं याद करता हूँ। वो शायद हमारे चैनल को देखते भी नहीं है, उनको मतलब ही नहीं है देखने का, पता भी नहीं होगा उनको। तो हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, जिसमें कि मेरा ये था कि मैं सिंगल ही था वहाँ पर, तो मैं सारा समय वहाँ देता था। तो मैंने चीज़ों को नज़दीक से देखा। मुझे कई सारे ऑफ़र्स भी आए कि ओमान चलिए आप हमारे साथ, नहीं यहाँ चलिए, आप इतना टाइम देते हैं, इतना डेडिकेटेड हैं, आप अच्छे ऑरेटर हैं, ऑरेटर यानी अच्छे वक्ता हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी का अच्छा नॉलेज है, तो आप चलिए हमारे साथ। लेकिन क्या था ना कि मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में काम करूं, यानी कि समाज के लिए काम करूं। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जानते हैं क्या होता है? यानी ऐसे लोग जो अपना सिर्फ खर्चा, नाम मात्र का खर्च अपना निकालते हैं, और वो जो है ना सोसाइटी के लिए वर्क करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। यानी कि मैं किसी कोचिंग में पढ़ाने के लिए जाता या जाऊं तो मुझे अच्छा पैसा मिलेगा, लाख रुपए महीने तक भी वो आराम से दे देंगे, लेकिन इससे मेरा भला होगा। लेकिन मैं जो पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, उससे ज़्यादा भला उन लोगों का होगा, महानुभावों का, जो ऑलरेडी रिच हैं। तो मेरी हमेशा इच्छा थी कि समाज में जो एकदम डाउन ट्रोडन लोग हैं, एकदम जो निचला तबका है नीचे में, उनको भी कम से कम रेस में उठा के खड़ा करें। उनको भी बताएं कि भाई आप में और उनमें कोई खास फ़र्क नहीं है, एटीट्यूड का फ़र्क है। एटीट्यूड्स मतलब कि अभी कुछ एटीट्यूड होता क्या है कि हाल फिलहाल मैं यहीं था बाहर में, तो मैं इस चीज़ को देख रहा था। जो एक बड़ा पुअर व्यक्ति था, वो ठेला अकेले खींच रहा है बांस लेकर के, और बाकी पुअर लोग सामने में बैठे हुए थे, कोई उसको धक्का नहीं लगा रहा था, उस बेचारा बहुत पिछड़ रहा था उसको पीछे में। अगर किसी कारण से वो जो है ना धक्का लगा देते सब लोग, तो वो जल्दी निकल जाता वहाँ से आराम से, लेकिन वो लगा ही नहीं रहा था धक्का। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसको बोलते हैं पुअर एटीट्यूड, हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, रिच एटीट्यूड क्या होता है कि रिच लोग एक दूसरे का बहुत कॉपरेट करते हैं। रिच लोग जो है कॉपरेशन में बहुत आगे होते हैं, एक दूसरे को कॉपरेट करने में। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग देखते हैं जो एक एटीट्यूड बदलने की ज़रूरत होती है। जैसे एक वर्ड आता है सिंपैथी, इम्पैथी, इसको लाइफ में जो है लागू करने की ज़रूरत है। तो दूसरे से क्या उम्मीद करें, तो पहले मैंने सोचा कि खुद से ही शुरुआत करते हैं, और इस हिसाब से जो भी लोग हैं ना वो बनेंगे अधिकारी, तो बहुत मुझे खुशी होगी। कुछ बने भी हैं, ठीक है, और वो अलग इशू है कि बन जाने के बाद वो लोग अपने फैमिली में और बाकी चीज़ों में काफ़ी इंगेज हो गए। ठीक है, बाकी चीज़ों में इंगेज हैं और बहुत ज़्यादा ही इंगेज हैं, है ना। तो
तो इसलिए जो है ना, हाँ कोई बात नहीं, वो खोल देंगे वो लोग, तो बहुत ज़्यादा इंगेज है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो हटना चाहिए। हर चीज़, एक चीज़ और बता दें, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं और बोलते हैं कि क्या छुट्टी लेके तैयारी करनी चाहिए। प्रश्न है ना, काहे नहीं पूछे कि कितना वर्क से छुट्टी लेनी चाहिए। ठीक है, तो मैं एक IAS अधिकारी हैं जो गुजरात की हैं, उनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, हस्बैंड ने उनको छोड़ दिया था। अभी IAS अधिकारी हैं वर्तमान में गुजरात में। जिस स्कूल में वो काम कर रही थी उस स्कूल में उनको छुट्टी उट्टी नहीं मिलती थी, बहुत मुश्किल से था। और उनका जो एग्ज़ाम सेंटर वगैरह होता था 300 किलोमीटर दूर होता था, तो वो अपनी पूरी क्लासेस ख़त्म करके तो ट्रेन पकड़ती थी और बैठ के 300 किलोमीटर दूर जाती थी, वहाँ एग्ज़ाम लिखती थी, फिर ट्रेन पकड़ती थी, वापस आती थी, फिर अगले मेंस में फिर जाती थी। क्लासेस को उसने डिसकंटिन्यू नहीं किया क्योंकि कर ही नहीं सकती थी। सैलरी थी उनकी मात्र 5,000 रुपये। ठीक है, तो गुजरात जैसे स्टेट्स की स्थिति बहुत ख़राब है। सरकारी स्कूल के टीचर की सैलरी इतनी है, मात्र 5,000 रुपये। कई स्कूल्स की, कॉलेज के टीचर की बहुत कम है सैलरी, 8 से 10,000 रुपये। पता नहीं क्या उसका कंडीशन है, लेकिन ऐसा गुजरात में है। संविदा पर वो लोग हैं और वहाँ की कंडीशन बहुत ख़राब है। ठीक है, कारण है उससे उनको कोई लॉस नहीं है। वहाँ पर एजुकेशन का लेवल क्या होता है उससे उनको बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बिहार जैसे स्टेट को, जिसके पास रिसोर्सेस उतने नहीं हैं, यहाँ पर हमारे लिए एजुकेशन ही सब कुछ है। टेक्निकल एजुकेशन से लेके जितना हम लोग एजुकेशन का लेवल बढ़ा पाएंगे उतना ही हमारा जो राज्य है वो उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी कोस्टल लाइन है, बिजनेस करने का बहुत अपॉर्चुनिटी है, बड़ी मात्रा में लोग बाहर रहते हैं, रेमिटेंसेस काफ़ी आता है गुजरात को। तो उनके लिए एजुकेशन का स्तर वो बर्बाद भी कर देना तो वो राज्य सर्वाइव कर लेगा। लेकिन हमारे पास एजुकेशन के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग बहुत अच्छा एजुकेट नहीं हुए, ये था ना कि IAS IPS निकलते हैं वहाँ से, दरभंगा से या बाकी जगह से, उनके पास कुछ है ही नहीं। ऑप्शन क्या है? व्यापार कर नहीं सकते हैं, कहीं जॉब लगेगी नहीं, विदेश जाएं ऐसे संसाधन नहीं है, विदेश चले भी गए तो ऐसे उतरेंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ, हमेशा कनेक्शन टूट जाएगा। तो सबसे आसान लगता है कि चलो ये करो। तो IAS IPS बनना या BPSC निकाल करके अधिकारी बनना या अदर स्टेट्स को भी निकालना, जैसे MPPCS के एग्ज़ाम होते हैं RPSC का एग्ज़ाम होता है। छात्र मेरा एक RPSC में अधिकारी है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में। एक छात्र नहीं, कई छात्र हैं, और भी खोजेंगे तो और बहुत ज़्यादा होंगे। इंस्पेक्टर वगैरह तो बहुत है वहाँ पर, भरा पड़ा है, और भी बहुत ज़्यादा है लोग कि वहीं पढ़ा है तो वहाँ के ज़्यादा छात्र थे। अब यहाँ पर भी मेरी इच्छा है बिहार में रहते हुए भी जो स्कूल्स हैं या कॉलेज हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो है लाभान्वित हो। तो मेरे पास ऐसा नहीं है कि जो भी कोर्सेस है ना, कोर्सेज पे मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये सारे सिस्टम मैं हमेशा चाहता हूँ कि फ्री में रखूँ, हमेशा फ्री। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, और इसमें भी कई छात्र हैं, तो मैं उसके पीछे खर्च करने के लिए भी हमेशा रेडी रहता हूँ कि भाई अगर कभी कुछ घट जाए वगैरह है ये सब वो सब, तो खर्च करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लीजिए, रिसोर्सेज को लीजिए। जो अच्छी किताबें हैं अगर नहीं खरीद सकते तो मैं वो किताबें दूंगा। कॉपी का खर्च अगर किसी कारण से नहीं ले उठा सकते हैं तो मैं देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कलम उलम है, प्लस जहाँ मैं रहता था अपने साथ में जयपुर में, जब मैं पढ़ा रहा था कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर, कई बच्चों को रखता था। गोपाल, चंदन, सत्यम, सचिन, सारे बच्चे मेरे पास रहते थे मेरे फ्लैट पे ही। तो ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत फ़ायदा होता था, खाना मुझे नहीं बनाना होता था, खाना पीना भी वही बनाते थे, हाथ पैर भी दबा देते थे, बर्तन भी धोते थे, सब कुछ है। और कहीं घूमने गए तो सारा सामान वामान वही उठा के चलते थे, सारा चीज़ है उसमें। सब के सब बच्चे जो हमारे गांव से ले गए थे, सब के सब बच्चे सेटल हैं, 1,00,000 1.5 लाख की सैलरी पर हैं, बहुत अच्छे तरीके से हैं। तो यहाँ के बच्चों के लिए मैंने जयपुर में काम किया। मैं यहाँ चाहता हूँ कि एक थिंक बदले, एक सोच थोड़ा सा जो है वो डेवलप हो, और हम लोग यहाँ पर भी अच्छा वर्क जो है ना वो करना चाहते हैं। ये नहीं कि पहले बच्चा आया तो पहले फीस लेंगे, बहुत फीस लेंगे, कम थोड़ी पैसा लेंगे, पैसा कम सब नहीं लेना है। जैसे जिसको जॉब होता है ना, जॉब, उसकी तो 10% सैलरी है ना, लाइफ टाइम 10% सैलरी है ना। अभी एक ट्रस्ट बनाते हैं, ट्रस्ट, ठीक है, 10% सैलरी उस ट्रस्ट में हमेशा के लिए जाएगी वो, ठीक है। और ट्रस्ट जो है ना उस पर सिर्फ मेरा ही एकाधिकार रहेगा, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा तब तक। दूसरे का जो है ना वो सुनना ही नहीं है, भले गलत ही करे तब वही, भले इसको बोल दे एनार्किस्ट, बोल दे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ खर्च करना है उस पैसे को। जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा पैसा खर्च होगा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन में। और एजुकेशन मिलेगा किसको? जैसे कि एकदम से ग्राउंड टू अर्थ जो लोग हैं ना उनको एजुकेशन मिलेगा, ठीक है। तो अधिकारी बनाना जो है वो हमारा काम है।
और ये काम जो है ना, ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं मानता हूँ, ऑब्लिगेशन मानता हूँ अपने ऊपर में, क्योंकि मेरे पास ऐसे रिसोर्सेस आए जिस रिसोर्सेस से मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ। तो आईएएस अधिकारी जो बनी ना, उन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली थी गुजरात में, ठीक है, और उन्होंने सारे पेपर्स दिए थे और बच्चों को पढ़ाते हुए लिखाते हुए। तो जो स्कूल में या कोचिंग में या ट्यूशन में पढ़ाते हैं, उनकी एबिलिटी डेवलप होती है। तैयारी वारी से जो है ना, उनको बेनिफिट ही मिलता है तैयारी से। एक होता है एक बच्चा जो कोचिंग क्लास में बैठा और पढ़ा, तो वो पैसिव लर्निंग कर रहा होता है। पैसिव लर्निंग में उसका उतना ब्रेन डेवलप नहीं होता है, लेकिन जो लोग स्कूल्स में पढ़ा रहे होते हैं उनका एक्टिव लर्निंग, एक्टिव ब्रेन डेवलप होता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, जैसे कि बच्चों को पढ़ाया एसएसटी और बाकी चीज़, क्वेश्चन दिया बनाने के लिए। जब आंसर आता था हमारे पास में, तो आंसर कॉपी चेक करने में बहुत जोड़ आता है, बहुत ज़्यादा जोड़। तो उसमें देखना पड़ता है कि भाई क्या है, कैसे है, क्यों है, और वही सब तो पूछा जाता है। बेस है 10th तक का जो होता है ना, 10th तक का बेस है, यही पूछा जाता है कंपटीशन में, ठीक है। फिर स्कूल में लोग जाते हैं तो बॉस का महत्व भी समझते हैं कि बॉस कैसे डांटता है, ठीक है। लेट हो गया तो कैसे उसने आंखें दिखाई, क्लास तो लेना ही लेना है, नहीं तो बच्चे शिकायत करेंगे। तो स्कूल में पढ़ाना जो होता है ना, इसका बेनिफिट आपको पता चलेगा स्कूल में पढ़ाने का जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे, अपीयर होंगे। क्योंकि ना चाहते हुए भी दुनिया भर का आपको लिखना है, बोर्ड पे लिखना है। राइटिंग प्रैक्टिस तो अपने आप हो रही है, भाई लिखना ही है बोर्ड पे, ठीक है। और हर बार फड़ा दे के लिखने का कोशिश नहीं करके अगर अपने मन से लिखते हैं तो बच्चे भी बोलेंगे कि नहीं बहुत अच्छे लोग हैं और ये चीज़ है। तो हमेशा जब भी आगे तैयारी करनी है, भले यूपीएससी की तैयारी क्यों नहीं हो, कभी छुट्टी लेके नहीं करनी चाहिए। अभी हम याद है वो व्यक्ति जो साइकिल से आते जाते थे कि छुट्टी लेके गए थे पढ़ने के लिए कि एग्ज़ाम है, क्या निकला उनका एग्ज़ाम। छुट्टी लेकर के जो लोग सोचते हैं पढ़ेंगे, नहीं, आप काम करते रहिए, इनकम भी करते रहिए और उसी समय में समय निकाल के पढ़ते रहिए आराम से, ठीक है। अभी जो चंदा जी हैं, है ना, वो जो महिला में नंबर 1 रैंक लेके आई थी, जॉब कर रही थी, ठीक है, लगातार जॉब में थी, हमारे भी संपर्क में रही हैं, अभी भी हैं। और वो इसके बाद जॉब करते हुए ही उनका नंबर 1 रैंक आया महिला में 65वीं बीपीएससी में, ठीक है ना। तो ये सब है, हम लोग जितना अधिकारी बनाएं उतना मेरा ही फ़ायदा है, ठीक है। कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट में जाएं तो अलग फील आए कि अरे ठीक है, आज तो खाना पीना रहना उसी के यहाँ होगा, और थोड़ा सा और भी चीज़ है। कुछ और पूछना है? मेंस के लिए डेली कोशिश करनी चाहिए। मेंस के लिए जो है ना, जैसे कि हिस्ट्री है मेंस में हिस्ट्री का सब नोट्स मिल जाएंगे। मैं सब चीज़, एक चीज़ है, ये बहुत अच्छा सवाल आया है कि न्यूज़पेपर से नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है ना। हाँ, ये बहुत अच्छा है। सबसे पहले ये है कि बिना न्यूज़पेपर पढ़े हुए फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं फ़ायदा है। न्यूज़पेपर कम से कम पढ़ने चाहिए 2, और रोज़ पढ़ना चाहिए। 10 स्टूडेंट्स को ग्रुप बना लेना चाहिए जो पढ़ने वाले हों। बनाना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। और मैं भी कोशिश करूँगा कि अब मेरे पास रिसोर्सेस हैं तो महीने दिन के अंदर में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं रेगुलर वे में जो क्लासेस है, न्यूज़पेपर का हो गया या और डिस्कशन हो गया, मैं रेगुलर वे में दूँ, रोज़ दूँ। जो अच्छे डिस्कशंस होंगे ना 2-3 पेपर के, मैं उसको छाँट करके और रोज़ जो है ना एक साथ बना करके मैं उसके ऊपर रोज़ डिस्कशंस करूँ और सबके लिए करूँ मैं, ताकि वो रोज़, यही मिथिला एकेडमी पे सब कुछ मिल जाएगा। एक ही चैनल है ना, इसी को देते हैं ज़्यादा, सब कुछ इसी पे देते रहेंगे। एक और चैनल है अमरनाथ AM, तो उसके ऊपर तो पर्सनल चीज़ें होती है। तो ये बोर्ड तो मैं हर जगह नहीं ले जा पाऊँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो लैपटॉप हो इस तरह का हो जिससे वो सारी रिकॉर्डिंग्स है, वो रेगुलर स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह होता है ना, उसके ज़रिए हम बच्चों को रेगुलर वे में क्लासेस देते रहें। कोई ब्रेक ना दें, ब्रेक लेना भी नहीं चाहिए। जैसे आज 1 जनवरी है, काहे का ब्रेक, क्यों ब्रेक लेना, जरूरी थोड़े ब्रेक लेना, करते रहिए काम, ठीक है। और कोई सवाल? न्यूज़पेपर किसी न्यूज़ को समग्र रूप से बताता है, पूरे रूप से, और उसी में से जो होता है ना, उसी में से किताब वाले छांट के कुछ पॉइंट्स लिख करके अपना क्वेश्चन सोचते हैं, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो उनका क्वेश्चन जो है मात्र 5% मामले में ही लड़ सकता है, 5 से 10% मामले में ही, 5 से 10%, ठीक है। और जो लोग पढ़ते हैं तो पूरे न्यूज़ को पढ़ते नहीं हैं, तो समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा प्रश्न आएगा, कौन सा नहीं आएगा। इससे अच्छा है कि 30 सितंबर को प्री है, फिक्स है कि 30 सितंबर को होगा, तो सब लोग तैयारी कीजिए। हमसे फ़ोन पे बात करने में किसी व्यक्ति को बिल्कुल झिझक नहीं होना चाहिए। अगर मैं बाहर हूँ तो शाम के वक्त में नॉर्मली मैं फ्री होता हूँ या बोल दूँगा कि मैं व्यस्त हूँ, कई बार वो हो सकता है। दिन के वक्त में व्यस्तता बढ़ जाएगी,
इस हिसाब से रात में और सुबह में भी एक टाइमिंग होगा जिसमें कि ओनली एकेडमिक्स जो इशू है उसको हम लोग देखेंगे, खूब गहराई से देखेंगे। और चैलेंज लीजिए, जैसे बच्चे जो है इंटरव्यू की तैयारी क्या है, तो जो स्टूडेंट हैं वो जो सवाल पूछ रहे हैं मैथमेटिक्स का, अपने 10th तक का सब सब्जेक्ट जो है ना बेस है, हिंदी इंग्लिश वगैरह जो भी है, CBSE बोर्ड को पढ़ाया किसी को भी, तो वो जो सवाल पूछते हैं ना, तो लोग इंटरव्यू मोड में रहता है, रेगुलर तैयार रहता है इंटरव्यू मोड में। ठीक, तो ये है, उसको चैलेंज को लेना है, पढ़ाना। अगर बच्चे को पढ़ाने के लिए अगर खुद पढ़ रहे हैं खूब ज़्यादा, तो खुद की तैयारी हो रही है। तो जो टीचिंग कैरियर में है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आराम से अधिकारी बन सकते हैं। जो अभी BPSC बहुत सारे टीचर्स की जॉब लेकर के आई है वो बन सकते हैं। तो ये सब सारा चीज़ हो सकता है बहुत आराम से।